पाकिस्तान पे लगाए जाने वाले उन इल्ज़ामात और उन साजिशों के बारे में जो कभी पश्तून हुकूक के तौर पे सामने आता है, कभी बलोच कहते हैं कि हमारे हुकूक। इसके पीछे जिनका हाथ है वो है दिल्ली, काबुल और तलत। ये सब इन्हीं के इशारों पर हो रहा है। मासूमियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था, वो भी इनके चेहरे से अब हट चुका है। मासूमियत के झांसे में सबको फंसा के कहा जाता था कि मेरे पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे तो माँ ने कपड़े बेचे, अपने अब्बा का राइफ़ल बेच देती, वो रशियन राइफ़ल, तो उससे आपकी पढ़ाई क्या पूरे गांव की पढ़ाई हो जाती। बहुत ही अफसोस की बात है कि जिस थाली में इंसान खाए उसी में छेद करे। महारंग ने फ्री एजुकेशन हासिल की, उसकी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से उसको दी गई है। कपड़े बेच के ये सब लोग, ये सब ड्रामा, इन सब चीज़ों में हम नहीं आते। ये बाहर कैसे जा रही है, फॉरेन ट्रिप्स है, इनके इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स है, उसमें पैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। पंजाब से जो लोग आ रहे थे, राइट, मेजर अनवर काकर जो था, जो शहीद हुए हैं, साबरी ख़ानदान वाले, मुझे सिर्फ इतना बताए कि ये BYC चुप क्यों थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमन खान एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान पे लगाए जाने वाले उन इल्ज़ामात और उन साजिशों के बारे में जो कभी पश्तून हुकूक के तौर पे सामने आता है, कभी बलोच कहते हैं कि हमारे हुकूक, या फिर कहा जाता है कि इंसानी हुकूक के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ इंसानियत का सिर्फ लबादा ओढ़ के दहशतगर्दी और फितना फसाद फ़रोग़ करते हैं। लेकिन अब बात इस हद तक ख़राब हो गई कि अब रियासत ना चुप रहेगा, ना आवाम चुप रहेगी, और सबको पता है कि कौन किस तरीके से कितना नुकसान पहुंचा रहा है पाकिस्तान को। इसके साथ ही हम बात करेंगे दुर्र शहवार से और जानेंगे कि किस तरीके से इंसानियत के नाम पे दहशतगर्दी और फितना फसाद फैलाया गया था। जी एमन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये जो जितना भी ये फसाद हो रहा है, ये इसके पीछे जिनका हाथ है वो है दिल्ली, काबुल और तलत। ये सब इन्हीं के इशारों पर हो रहा है। और इन्होंने जो एक मासूमियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था, वो भी इनके चेहरे से अब हट चुका है। अब लोगों को ये बात समझ आ चुकी है कि ये सारी चीज़ें, ये जो जंग थी, ये किसी हकूक़ के लिए नहीं थी। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे थे, सिर्फ अपने लिए ये सारी चीज़ें कर रहे थे। ये किसी के हकूक़ के लिए नहीं था, ये किसी के फ़ायदे के लिए नहीं था। और अब रियासत इनके नरमी के झांसे में बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब वो वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल ठीक है आपने दुर्र शहवार, और ये बात तो हम कभी भूल ही नहीं सकते कि किस तरीके से मासूमियत के झांसे में सबको फंसा के कहा जाता था कि मेरे पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे तो माँ ने कपड़े बेचे। तो ये बात हमने पहले भी की थी, ये बात आज भी हम कहते हैं कि अगर पढ़ाई ही मसला था तो आप अपने अब्बा का राइफ़ल बेच देती, वो रशियन राइफ़ल, तो उससे आपकी पढ़ाई क्या पूरे गांव की पढ़ाई हो जाती। और ये सब कुछ करने के बाद फिर कोई ऐसा इंसान जो कि सवाल उठाए उन खातून से कि ये बाहर कैसे जा रही है, फॉरेन ट्रिप्स है, इनके इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स है, उसमें पैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है। एक ऐसी लड़की बलूचिस्तान की दुर्र शहवार मैं आपको बताऊं जो कि पढ़ाई के लिए लाचार, ठीक है, बाप सर पे ना हो, माँ के कपड़े बेच के वो अपनी तालीम हासिल करे, तो आपको लगता है कि अचानक से ही इतने फॉरेन ट्रिप्स, कॉन्फ्रेंसेस, पूरी दुनिया में एक नाम भी बन गया और लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सब कुछ बग़ैर किसी बैक के, बग़ैर किसी फंडिंग के हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी चाहिए, बल्कि लोगों को समझ आ गई है, बहुत से लोगों की आंखें खुल गई है। कुछ लोग शर्मिंदगी के बायस सामने नहीं आ रहे और कुछ लोगों ने बिल्कुल सरेआम कह दिया कि भाई हम इन जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते। ये मैंने आपने बात की कि वो कुछ लोग हैं जो इनकी तरफ अभी भी है, तो ये बात तो सबको पता है कि वो लोग जो है इनकी तरफ, महारंग की तरफ क्यों है। एक तो हम जानते हैं, इससे पहले भी प्रोग्राम में हमने बात की थी कि जो ट्विटर अकाउंट्स थे वो भी हमने लोगों को बताया कि ये कहाँ से हैंडल होते हैं। वो लगता लोगों को ऐसे है कि यहाँ से किया जा रहा है, लेकिन सबको पता है कि वो इंडिया से डायरेक्ट वो सारे हैंडल हो रहे होते हैं। इसके अलावा अब मैं बात करती हूँ ये जो लोग इनके साथ जो है, तो वो भी मेरे ख्याल से किसी अपने इमोशंस की वजह से इसके साथ नहीं है। इनके साथ होने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है पैसा। जो पैसा इनको मिलता है महारंग की तरफ से, ये लोग वैसे ही काम करते हैं जैसे महारंग बोलती है इनको। मतलब महारंग की तरफ से ये लोग फंडेड है, और महारंग को कहाँ से फंड्स मिल रहे हैं? रॉ की तरफ से। तो ये तो अभी लोगों को जो है ना बातें समझ आ चुकी है कि ये जो जितनी भी ये लोग हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से ये लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि फंडेड कर रहे हैं। तो ये तो अभी बार बार शायद हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लोगों को जो है ना महारंग की असलियत बहुत अच्छे से पता है।
फिर हम बात करते हैं इसकी एजुकेशन के ऊपर। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि जिस थाली में इंसान खाए उसी में छेद करे, ठीक है। ऐसे जो है ना किसी के ऊपर बात करना इट्स नॉट गुड। लेकिन हमें ये चीज़ पता है, हमने ये चीज़ लोगों को बताई है कि महारंग ने फ्री एजुकेशन हासिल की है। उसकी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से उसको दी गई है। ऐसे खाली खोली हम बातें यहाँ पे नहीं बैठ के करते कि उसको बेचारी लाचार, उसको कपड़े बेच के, ये सब ढोंग, ये सब ड्रामा, इन सब चीज़ों में हम नहीं आते। बिल्कुल हम फैक्ट्स के साथ बात करके लोगों को हम सच्चाइयाँ बताते हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि ये बैठ के यहाँ पे फ्री एजुकेशन ले रही है, लोगों के सामने ये अपने ऊपर ऐसे बातें करती है कि लोग इस पर तरस खाएँ। आज अगर ये एजुकेशन इसके पास नहीं होती, अगर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इसको ये एजुकेशन नहीं देता, तो ये जो आज अब्रॉड में घूम रही है और लोगों से इंग्लिश में बातें कर रही है, अंग्रेज़ी यूज़ कर रही है, तो आपके ख्याल में क्या इसको ये आती? उसी मुल्क की एजुकेशन हासिल करके, उसी मुल्क से हर चीज़ हासिल करके फिर बैठ के ये उसी मुल्क को बुरा कह रही है, तो इससे बड़ी गद्दार और कौन है? बिल्कुल तो शहवार। और अगर हम महारंग के फादर की बात करें तो ये बात किसी से ढकी चुपी नहीं है कि वो पहले पाकिस्तान बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ही ऑफिसर थे, वापडा में काम करते थे। वो उनकी सरकारी नौकरी थी। सरकारी नौकरी होने का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट का ही हिस्सा हो, तो आपको तनख्वाह भी मिले, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी भी है, आपको वो सब कुछ फराहम होता है जो कि एक सरकारी ऑफिसर को दिया जाता है। उस पे भी आप उन्हीं एम्प्लॉयज़ को नुकसान पहुंचाओ, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाओ, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद फिर एक वक्त आता है कि उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये एक दहशतगर्द है। और बीएलए के ये ऐसे नहीं कि हम कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो कि घर छोड़ के इन्हें ज्वाइन करते हैं, नहीं, ये प्रॉपर उनका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते थे, बल्कि एक कमांडर थे बीएलए के। तो ये सब कुछ होने के बाद फिर जब बाप पकड़ा गया, जब बाप सामने से हट गया, तो फिर बेटी आ गई। और बेटी भी वो जो कि बिल्कुल एक वुमेन कार्ड प्ले कर रही है और कहती है कि ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो हमारे जब फ़ौजी को शहीद किया जाता है तब इनकी ह्यूमन राइट्स नहीं होती, जब हमारे मासूम लोगों को मारा जाता है तब इनकी ह्यूमन राइट्स ख़त्म हो जाती है। ह्यूमन राइट्स सिर्फ तब उन्हें नज़र आता है जब एक दहशतगर्द मारा जाता है, फिर उनकी डेड बॉडी लेके ये लोग आके रोडों पे बैठ जाते हैं और फिर ये क्लेम करते हैं कि ये तो मासूम थे, इनको मिसिंग पर्सनस में शुमार कर देते हैं। सही बात है बिल्कुल इमन। और फिर मैं वही बात रिपीट करूँगी कि जब ये 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे, जैसे कि वो पंजाब से जो लोग आ रहे थे, राइट, वो जो कराची वाला वाक़या जो कलात में हुआ था, जो कराची से लोग आ रहे थे, इसके अलावा जो अभी जो रिसेंट था वो जो मेजर अनवर काकड़ जो था, जो शहीद हुए हैं, इसके अलावा वो जो साबरी ख़ानदान वाले, आई गेस ये कलात वाले और वो सेम थे। तो इन सब वाक़यात पे मुझे सिर्फ इतना बताया कि ये बीवाईसी चुप क्यों थे, क्यों इन्होंने कुछ नहीं बोला और कुछ नहीं बोल सकते थे, खाली इतना बोल देते कि यार हम इस चीज़ पे अफसोस करते हैं, ये गलत हुआ है, जिन्होंने किया है उनको पकड़ना चाहिए या उनको जो है ना उनके जुर्म की सज़ा देनी चाहिए। इनमें से बीवाईसी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सब खामोश थे, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। एटलीस्ट हम दोनों ने, मैं कहती हूँ, कहीं ना कहीं एक फ़र्ज़ हमने किया कि हमने बैठ के यहाँ पे लोगों को ये बात बताई। तो आई गेस अब तो लोगों को ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि हम भी बैठ के यहाँ पे एक चीज़ को हम सामने लेकर आ रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये बीवाईसी अभी तक खामोश है। ये जितने भी लोग हैं जो कि टाइम आने पे ट्विटर अकाउंट्स अपने खोल के बात कर रहे होते हैं कि बलोच के हुकूक और अलग होना चाहिए, इस टाइम पे ये लोग सब जागते हैं, लेकिन जिस टाइम इनको बोलना चाहिए तो ये लोग नहीं बोलते, खामोश है। बिल्कुल तो शहवार, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। और मेरे दिमाग में एक और बात आई और इस चीज़ से मैं बहुत हर्ट भी हुई। देखिए, बीवाईसी कहता है कि वो सिर्फ हकूक़ चाहता है बलोचों के, ठीक है, और वो चाहते हैं कि बलोचों के साथ कोई गलत ना करे और अमन हो। और वही ह्यूमन राइट्स की बात आ गई कि वो चाहते हैं कि उनका कौम भी खुशहाली से रहे, अमन से रहे। तो फिर एक सवाल उठता है यहाँ पे कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और बेशक हमने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें मुँह तोड़ जवाब दिया, लेकिन हालात यहाँ पे वाकई बहुत ख़राब हो गए थे और एक डर सा भी लगता है अपने मुल्क के लिए। तो मेरा सवाल है कि बीवाईसी ने उस
चीज़ को भी कंडेम नहीं किया। देखिए, आपके अपने इख्तिलाफात एक तरफ, लेकिन जब पूरे मुल्क की बात आती है तो जितने भी लोग हैं वो अपने इख्तिलाफात एक साइड पे रख के यकजहती का इजहार करते हैं, और सब ने किया सिवाय BYC के। तो इस बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूँगी कि BYC BLA का ही एक शाख है, उसी के फंड पे चल रहा है, उसी के लिए काम कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि BLA डिक्लेयर्ड है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और BYC जो है उसने वही इंसानियत का और ह्यूमन राइट्स का लबादा ओढ़ के वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, इमोशनली सबको अपनी तरफ राग़िब करता है, और इन दी एंड वही काम करता है जो BLA कर रहा है, जो कि इंडिया कर रही है, जो कि हमारे सारे दुश्मन मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं। जी ईमन, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि अगर मैं आपको बता दूं तो एक स्टोरी की शक्ल इख्तियार करता है कि जब BLA सबके सामने आया, जब USA ने इसको मान लिया था कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है, जब UN ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया बिल्कुल कि ये दहशतगर्द तंजीम ही है, तब उन्होंने बैठ के सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसे अपनी ब्रांच या सब ब्रांच हम लोग खोलें कि जो लोगों के सामने ना हो, या किसी ने जो है ना कोई मास्क पहना हो, जो लोग जिनको जानते ना हो कि ये भी हमारे ही जैसे लोग हैं और हमारे ही जैसे काम करते हैं। तब जाके BYC ने जन्म लिया। और फिर इनके आगे की स्टोरी में बताऊं तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम BYC के बाद किसी ऐसे फीमेल को हम लेकर आए जिसको हम लोग कुछ बोल ही नहीं सके, वो सिर्फ अपना फीमेल कार्ड खेलेगी, हम यहाँ से पीछे से उनको चलाएंगे और हमारी जितनी दहशतगर्दी के प्लान्स हैं वो हमारे कामयाब होते जाएंगे। तब वो फीमेल को जो लाना था वो थी महारंग बलोच, या सो कॉल्ड डॉक्टर महारंग बलोच, जो कि हमसे ही सारी एजुकेशन लेके हम ही को बुरा बोल रही है। तो ये इनकी पूरी कहानी थी, ये इनकी चाल थी जो इन्होंने ये BYC को जन्म लेके उसके बाद महारंग को उस पर डाल दिया। तो ये इनका एक प्री प्लान है, मैं कहूँगी। अब शायद लोगों को ये बात समझ आ जाए मेरे बोलने के बाद, लेकिन ये एक प्री प्लान था इनका। देखिए दुर्र शहवार, एक चीज़ जो हम हमेशा देखते हैं वो ये है कि जब आप खैर के लिए स्ट्रगल करते हो तो वो एक अरसा लगता है आपको, एक लंबा अरसा, फिर आपको कामयाबी मिलती है, फिर दुनिया आपको जानती है। तो इस पे मैं मिसाल दूंगी ईदी फाउंडेशन की, कि किस तरीके से ईदी साहब ने अपने बचपन से लेके अपने जवानी फिर बुढ़ापे तक स्ट्रगल किया, फिर जाके मतलब मैं कहूँगी कि वो दुनिया में नहीं है लेकिन उनका नाम है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। लेकिन एक तरफ डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा, जो कि शायद 1 महीना प्रोटेस्ट करने के बाद वो बाहर मुल्क में बैठ गई। तो मैं कहती हूँ कि इतने जब क्विक आप वो करते हो ना, चीज़ें अचीव करते हो, हासिल करते हो सक्सेस, और पूरी दुनिया में आपका नाम बन जाता है, तो उसको हम इंस्टाग्राम के लैंग्वेज में कहते हैं कि बूस्ट किया गया है, उनको बूस्ट पे लगाया गया था। तो जो रियल स्ट्रगल होती है वो बहुत मेहनत से बहुत लंबे अरसे तक फिर अपना नाम और इम्पैक्ट छोड़ती है, और इस किस्म के जो बूस्ट पे लग के कुछ ही महीनों में बाहर भी चले जाते हैं, नाम भी बना लेते हैं, ये कुछ ही अरसे के होते हैं, फिर इनको सिर्फ बोट्स ही चला सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया दुर्र शहवार आपका कि आप हमेशा की तरह हमारे साथ रही और वो सारी बातें की जो कि अक्सर लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि सच भी कड़वा होता है और सच हर कोई नहीं कह सकता। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।